क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे थे। क्या चीज? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में बताए थे कि मुख्य रूप से चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं ना, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसमें से 2 को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। आज का क्लास हम लोग का है खूब बढ़िया से पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। कौन सी चतुर्भुज के बारे में? समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या कहे बाबा? ट्रापीजियम। क्या बोले थे? ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम के बारे में आज हम लोग पहले जानेंगे कि क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है और फिर इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। यह चीज आज की क्लास में हम लोग को सीखना है, परिचय करना है समलंब चतुर्भुज से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे समलंब चतुर्भुज होती क्या है, कैसी होती है। तो इसकी डायग्राम आपको बोर्ड पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। 3 डायग्राम हम बनाए हैं, तीनों आकृति समलंब चतुर्भुज ही कहलाती है। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती है तथा 2 अन्य भुजाएं असमांतर होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में क्या देखें? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती है और 2 भुजाएं असमांतर होती है, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता। अच्छा, एक वर्ड आप इसमें जो देख रहे हैं समांतर, तो समांतर का मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए है ना। समान अंतर में 2 रेखाएं बढ़ते रहे तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखाएं। यही बात ना है। और यदि 2 रेखाओं के बीच की दूरी घटते जाए कहीं न कहीं एक जगह जाकर के मिल जाएगी, तो वह क्या कहलाएगी? असमांतर। समांतर रेखाएं में 2 रेखाएं होती है और दोनों के बीच की दूरी कितना भी आगे ले जाएंगे तो न बढ़ेगी ना घटेगी। एक समान अंतर से वह दोनों रेखाएं चलेगी तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रेलवे लाइन की जो पटरी बनी होती है वो हमेशा एक समांतर पर, कहीं टर्निंग पॉइंट रहता है वहाँ भी दोनों के बीच की दूरी न कमती है न ज्यादा होती है, एक समान दूरी पर वह क्या है? लाइन बना हुआ रहता। तो समानांतर के अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे लाइन के पटरी। पूरा भी कहीं कम या ज्यादा हो जाएगा ना तो चक्का क्या होगा? उसका पटरी से नीचे उतर जाएगी और नीचे उतर जाएगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। तो उसका जो पटरी बनाया जाता है हमेशा एक समान दूरी पर, मतलब एक समान दूरी को ही हम लोग जाने समांतर। ठीक है, अब देखिए तो हम बताए कि जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती है और 2 भुजाएं असमांतर। असमांतर मतलब कि समांतर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको हम बनाए हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, इसमें 2 भुजाएं समांतर है। कौन कौन? भुजा AB और भुजा CD। यह भुजा इस भुजा के समांतर है। यह दोनों को आगे की ओर कितना भी दूरी तक बढ़ा के ले जाएंगे ना, तो यह दोनों के बीच की दूरी इतना है ना, तो इतना ही दूरी पर यह दोनों रेखाएं आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाकी के 2 रेखा, बाकी के 2 भुजा, जिसमें एक भुजा है AD और दूसरी भुजा है BC। यह दोनों भुजाएं असमांतर भुजाएं। क्यों? क्योंकि इसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो ऊपर की ओर देखेंगे ना कि दोनों के बीच की दूरी क्या होते जाती है? घटते जाती है। क्या होते जाती है? घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर यह क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, सट जाएगी। तो ऐसी भुजाएं समांतर भुजाएं नहीं कहलाती है, जिसके बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तब भी असमांतर और घटेगी तब भी असमांतर। क्लियर है? उसी तरह से इस आकृति में देखते हैं, A से लेकर के B तक जो आई है यह भुजा AB, यह भुजा CD, यह दोनों आपस में समांतर है, लेकिन यह भुजा AD और BC समांतर नहीं है। अब तीसरा आकृति जो हम लोग के सामने है वह भी समलंब चतुर्भुज में, इसमें भी 2 भुजाएं समांतर है, वही
AB और CD समांतर है और बाकी के यहाँ दो भुजाएं असमांतर है। तो हम लोग समलंब चतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे? जिसमें दो भुजाएं समांतर होगी और दो भुजाएं असमांतर होगी। तो वैसी आकृति को देख करके ही हम लोग कह देंगे कि यह हो गया समलंब चतुर्भुज। क्लियर है? समलंब चतुर्भुज की आकृति बना लेंगे ना। यह बनाइए, यह बनाइए, या तीन आकृतियां, तीनों में से कोई भी आकृति बनाएंगे समलंब चतुर्भुज ही कहलाएगी। केवल दो भुजा को समानांतर दिखा देना है और दो को असमांतर करके दिखा देना है, समलंब चतुर्भुज हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है बुआ? समझ में आया है ना? अब इसके अंदर की प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। सुनिए, एक समांतर रेखा AB और दूसरी समांतर रेखा CD, यह दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, यह वाला दूरी, यही इसकी लंबाई कहलाती है। समलंब चतुर्भुज की यह क्या कहलाती है? लंबाई। और लंबाई कहिए, दूरी कहिए, या कहिए इसकी ऊंचाई। क्या क्या कह सकते हैं? लंबाई, ऊंचाई, दूरी, तीनों कह सकते हैं। जब क्वेश्चन में दूरी कहेगा तो समझ जाइए कि अच्छा, दूरी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब यह दूरी जो है ना समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है। क्या है? समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है। दूरी है सो क्या है? समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है? अच्छा, यह समलंब चतुर्भुज में भी विकर्ण होता है। विकर्ण होता है कि नहीं होता? विकर्ण जितने भी चतुर्भुज है ना, सभी में विकर्ण होगा। एक शीर्ष से सामने वाले शीर्ष को मिला दिए, एक विकर्ण, फिर यहाँ वाले शीर्ष से इसको मिला देंगे तो यह दूसरा विकर्ण। समलंब चतुर्भुज में कितने विकर्ण? दो विकर्ण। जितने भी प्रकार के चतुर्भुज पड़े हैं, सभी चतुर्भुज में दो दो विकर्ण होता है। तो इसमें दो विकर्ण देखे, इसी तरह से इसको इधर मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसमें भी दो विकर्ण होगा। इसमें यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, दो विकर्ण इसमें भी होगा। समलंब चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? अच्छा, भुजा कितने होते हैं? शीर्ष कितने होंगे? 4। शीर्ष भी 4, भुजा 4, विकर्ण 2। अब सुनिए, इसमें 4 बजे शीर्ष बना, चारों शीर्ष को यदि जोड़ा जाता है, चारों कोण को, तो चारों कोण को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है वह 360 डिग्री होता है। आपको पिछले क्लास में भी बताए हैं, उसके पिछले क्लास में भी बताए हैं, उसके पिछले क्लास में। जब से हम लोग चतुर्भुज की क्लास शुरू किए पढ़ने के लिए, उन सभी क्लास में आपको बताते आए हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 4 गो कोण है, चारों कोण को जोड़ेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री होता। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4। कितने शीर्ष? 4। कितने विकर्ण? 2। कोण, सभी कोण का योग 360 डिग्री। ये सब बातें क्या है? समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक ना? और गुण जानिए इसके बारे में। कहता है कि दो असमांतर भुजाओं, दो असमांतर भुजा के मध्य बिंदु, असमांतर भुजा ई कहलाएगी कि ई और ई कहलाएगी? AB और BC असमांतर भुजा कहलाएगी कि AB और CD कहलाएगी? असमांतर भुजा कहलाएगी AD और BC। तो यहाँ पर देखिए, दो असमांतर भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जानते हैं ना, बीच वाला, तो इसके बीच वाले बिंदु और इसके बीच, इधर से बीच वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा होगी ना, तो एक रेखा से दोनों बिंदु को हमने क्या किया? मिला दिया। ठीक है बुआ? को मिलाने वाली रेखा दोनों समांतर भुजाओं के समानांतर होता है। मतलब यह समांतर भुजा, यह समांतर भुजा है, किसी के समानांतर यह भी भुजा होती है। अच्छा से ध्यान से सुनिए, दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस भुजा के भी समानांतर होगी और इस भुजा के भी समानांतर होगी।
दोनों समांतर भुजाओं के समानांतर होती है। जैसा ई है वैसा ही ई है। अब हम ऐसा बात कहेंगे ना कि इसके समांतर में बउआ ई था ना, तो अब कहेंगे कि इसके समांतर ए हो है, और फिर कहेंगे कि इसके समानांतर ई है। मतलब तीनों एक दूसरे में क्या हो गए? समानांतर हो गए। अब ई रेखा का नाम कर देते हैं ई और एफ। तो हम कहेंगे कि ए बी समानांतर होगा सी डी और समानांतर होगा ई एफ। सब आपस में क्या होगा? समांतर होगा। सब के सब आपस में समांतर होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इस दोनों को कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? ए बी समानांतर होगा ई एफ। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? या डायरेक्ट हम इतना कह सकते हैं कि सी डी समानांतर होगा क्या चीज? ई एफ का। यह जो तीसरी भुजा इसमें आ गए, यह तीसरी भुजा जो आ गई, एक समानांतर दूसरी समांतर के बीचे बीच जो तीसरी भुजा आ गई, यह भुजा भी बाकी के दोनों समांतर भुजाओं के समानांतर हो। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अच्छा, जब यह दोनों असमांतर भुजाओं के बीच में आया है, एकदम बीचे बीच आया ना, तब बीच में होने के कारण ना इस वाली भुजा को हम लोग कहेंगे कि यह क्या है? यह इसकी माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या? जो बीच से गुजरने वाली रेखा होती है, जो किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वह रेखा कहलाती है क्या चीज? उसकी माध्यिका। माध्यिका वाली रेखा कौन होती है? जो किसी भी आकृति के बीच से गुजरती है और उस आकृति को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वह रेखा उस आकृति की माध्यिका कहलाती है। तो अभी जो हम लोग समलंब चतुर्भुज देख रहे हैं, इस समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कौन है? ई एफ। माध्यिका कौन है? ई एफ। इसी तरह से माध्यिका तो सब में होगा बुआ, इसमें भी होगा। अच्छा, इसमें असमानांतर भुजा कौन है? ए डी। यहाँ है ना ए डी और बी सी। तो इसके मध्य बिंदु यहाँ और इसका मध्य बिंदु यहाँ, यह दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यह जो रेखा कहलाएगी, इसको हम लिख देंगे पी क्यू। तो कहेंगे पी क्यू जो है ए बी सी डी वाले समलंब चतुर्भुज की माध्यिका है। हम कहेंगे बउआ पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है? तो ए बी सी डी से बने समलंब चतुर्भुज की माध्यिका है कौन? पी क्यू। समझ में आ गया होगा। अब एक बात यहाँ से और हम लोग को जानना है, वह क्या बात है कि जो माध्यिका होती है ना, माध्यिका की लंबाई कभी कभी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आपसे कहेगा। क्वेश्चन कहेगा एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस समलंब चतुर्भुज के माध्यिका की लंबाई क्या हो? क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन समझ में आया? एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी दो समांतर भुजाएं हैं, क्रमशः एक 8 सेंटीमीटर और दूसरा 12 सेंटीमीटर। तब समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं में हमेशा एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। एक भुजा छोटी होगी और एक भुजा बड़ी होगी। तो आपके सामने में क्वेश्चन में बताया गया एक भुजा की लंबाई 8 और दूसरा की लंबाई 12। तो जो ज्यादा बड़ा है, लंबा है, उसको 12 करेंगे और जो छोटा है उसको 8 कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद कहा कि इस समलंब चतुर्भुज के माध्यिका की लंबाई क्या? तो माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों समांतर भुजाओं के जोड़, आप उसके बाद उसको कर देंगे आधा। आधा करने के लिए मतलब बट्टा के नीचे 2। तो माध्यिका की लंबाई जब निकालने के लिए कहेगा बउआ, तो हम सब लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, अब बट्टा के नीचे कर लेंगे 2। ए बी क्या है? ऊपर वाला। और सी डी क्या है? नीचे वाला। तो ऊपर वाला का मान कितना? 12 और प्लस नीचे वाला का 8 और बट्टा के नीचे 2। 12 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 20 के बट्टा में 2 है ना,
2 से भाग दे देंगे 20 में, कितना प्राप्त होगा 10। तो माध्यिका की लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया होगा? आ गया? तक किसी समलंब चतुर्भुज के माध्यिका की लंबाई कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी समानांतर भुजा जो है वो दोनों भुजा की लंबाई को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, हम लोग को माध्यिका की लंबाई पता चल जाएगा। एक कंसेप्ट यहाँ से सीख गए ना। अब आगे की प्रॉपर्टी में क्या बताया है, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के खंड का अनुपात समान होता है। चलिए अब इस बात को समझिए बउआ, जो विकर्ण बना हुआ है यहाँ पर, इस विकर्ण को अच्छा से देखिए। यह विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर हम एक बिंदु लिख दिए, क्या ओ, क्या कर दिए, बिंदु का नाम लिख दिए ओ। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि यह जो विकर्ण था डी से लेकर के बी तक, डीबी जो विकर्ण है, यहाँ पर भाषा में देखिए समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के खंड का अनुपात समान होता। अब यहाँ विकर्ण जब खंडन में हो गया, टुकड़ा में हो गया, तो एक खंड ई हो गया, दूसरा खंड ई हो गया, तो इसके खंड का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, एक खंड यह बचा कौन, ओ बी, एक खंड प्राप्त हुआ ओ बी और दूसरा खंड प्राप्त होगा ओ डी, ओ डी, इन दोनों का अनुपात होता है। अनुपात मतलब बट्टा, ओ डी, ओ बी बट्टा ओ डी। इसी तरह से बराबर हो जाएगा ई विकर्ण के खंड के अनुपात का। तो ई विकर्ण के खंड क्या है, यहाँ से ओ ए, एक खंड होगा ना ओ ए, ओ ए अब बट्टा हो जाएगा ओ सी, क्या हो जाएगा ओ सी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, यह जानने वाली बात है कि समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कटती है, तो वहाँ वाला बिंदु माना जाता है ओ, और इसके बाद विकर्ण क्या होता है, अलग अलग 2 टुकड़ा में हो जाता है। उस स्थिति में इस विकर्ण के खंडों का जो अनुपात होता है वह आपस में बराबर होता है। एक विकर्ण के खंड का अनुपात बराबर होगा दूसरे विकर्ण के खंड के अनुपात के। ये प्रॉपर्टी है, जानने वाली बात है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा से देखिए, कहेगा कि एक विकर्ण की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और दूसरे में से एक की खंड का टुकड़ा हो गया कितना, इसका दे देगा 10 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि पूरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर दे देगा 6, कभी कभी बराबर बराबर भी देगा, कभी अलग अलग भी दे देगा। तो देखिए ये विकर्ण टोटल जो हम लोग देख रहे हैं, यदि 6 है या 8 है, तो ये विकर्ण की लंबाई कितना कहलाएगी 14। ये टुकड़ा 6 है, ये टुकड़ा 8 है, तो पूरा ये कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से ई वाला देले है तो ई वाला निकालना है, तो इसको एहे पर बनाएंगे। देखिए इस पर बनाएंगे, पहले क्या है ओ बी, तो ओ बी के जगह हम सब क्या लिख देंगे 6, अब बट्टा के नीचे ओ डी, तो ओ डी के जगह पर क्या लिखेंगे 8, अब बराबर में चिन्ह दे करके ओ ए, तो ओ से ए तक पता है 10, अब बट्टा के नीचे ओ से लेकर के सी तक पता न है, मान लेंगे x। यह लंबाई हमको पता नहीं है, जो पता नहीं है उसके जगह पर क्या मानेंगे x। और तब इसकी हम लोग दूरी निकालेंगे कि यह कितनी लंबी है। तो हम लोग क्या करेंगे बउआ, अलजेब्रा में तोरा सके x के मान निकाले के सिखाए है ना, तो यहाँ से कट कुट करेंगे, क्रॉस गुना होगा ना, तो देखिए कटेगा कैसे, 2 से 3 बार में या 2 से 4 बार। अब तो कटने वाला नहीं है, 4 से 3 नहीं कटेगा। अच्छा ऊपर ऊपर भी कटता है, बीच में बराबर रहता है, तो लेकिन ये वाला 3 से 10 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस गुना, तो x को 3 से गुना करेंगे 3x, और इधर हो जाएगा क्या 10 चौका के 40, तो हम सब लिखेंगे 3x बराबर में 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/3, मतलब यहाँ की लंबाई हो गया 40/। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात याद रखना है, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के खंड का अनुपात समान होता है, मतलब के बराबर होता है। यह बात समझ में आ गया। आगे देखिए, समलंब चतुर्भुज के
क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अब आ गया। अब सूत्र को जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकलेगा। तो बउआ क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हो गया 1/2 गुना इंटू आए थे, इंटू मतलब गुना समांतर भुजाओं का योग और फिर से गुना ऊंचाई। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़। समांतर भुजा जैसे ये है ना समलंब चतुर्भुज, तो इसकी समांतर भुजा कौन हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये दोनों भुजा को जोड़ के लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में, ठीक ना। कभी भी क्षेत्रफल निकालना होगा समलंब चतुर्भुज के तो सूत्र हम सब लिखेंगे और उसके नीचे सोल्यूशन कैसे करेंगे। 1/2 के तो 1/2 हो जाएगा और समांतर भुजाओं का जो योग है तो इसमें ऊपर वाला भुजा नीचे वाला भुजा दोनों को लिख करके जोड़ लेंगे और फिर ब्रैकेट के बंद करके बाहर में लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरियां है ना, ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। यह क्या कहलाएगी इसके, ऊंचाई। यह क्या कहलाएगी इसके, ऊंचाई। यह क्या कहलाएगी, ऊंचाई। इसमें भी बताया है ना ऊंचाई, यही इसकी होती है क्या चीज, ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आपको याद हो गया होगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत समझ में आया। अब एक चीज और इसमें निकालना होता है समलंब चतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलेंगे बउआ, परिमाप कहते किसे है, सभी बाहरी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। बार बार बताते आए, जितने भी आकृति आपको पढ़ाए सभी आकृति में हम परिमाप की चर्चा करते आए हैं कि कोई भी आकृति बना उसकी सभी बाहरी भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाप। मान लेते हैं कि यह एक समलंब चतुर्भुज है, यह भी है, यह भी है। इसकी एक भुजा ए है, बगल वाली भुजा बी होगी, अगली भुजा सी होगी, उसके आगे की भुजा डी होगी। चारों भुजा अलग अलग लंबाई का है तो हम लोग उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी प्लस भुजा डी और चारों भुजा की मान को लेकर के जोड़ देंगे, हम लोग के पास समलंब चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया बाबा। यह समलंब चतुर्भुज का परिचय रहा, समलंब चतुर्भुज के गुण था, सब कुछ हम सब देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज से प्रश्न बनाना सीखेंगे। इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बोर्ड साफ करते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे और तब बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज से देख लिए, जितने भी बेसिक बातें सूत्र वगैरह थे सब कुछ देख लिए। अब समलंब चतुर्भुज से एक क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग को करना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बढ़िया से और फिर इसका आकृति का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। पढ़ा जाए ऊपर से, सबसे पहले लाइन, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 12 तथा 20 सेंटीमीटर। इतना तक पढ़े, एक समलंब चतुर्भुज बना देंगे। समलंब चतुर्भुज बना देंगे, एक भुजा 12 और दूसरे भुजा की लंबाई 20। तो ऊपर वाला को 12 सेंटीमीटर कर दिए और नीचे वाला को 20 सेंटीमीटर कर दिए। नाम लिख लेंगे ए बी सी डी। जितना पढ़े उतना से चित्र बनाए, यहाँ तक क्लियर है। आगे कहता और असमांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। असमांतर यह ना है बउआ, इसमें से इसको 8 बना देंगे और इसको 10 बना देंगे। इसको 8 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर, या नहीं तो इसको 8 इसको 10। इस दोनों में थोड़ा सा का कम बेसी का है, इसलिए जो थोड़ा कम लगेगा उसको 8 कर देंगे, थोड़ा सा जो बड़ा रहेगा उसको 10 कर देंगे। यहाँ तक पढ़े, यहाँ से यहाँ तक पढ़े, उतना काम हम लोग कर लिए चित्र में। कोई दिक्कत, आगे पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज का परिमाप, क्षेत्रफल
अब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 3 बातें ज्ञात करना। एक में परिमाप ज्ञात करना, दूसरी बात क्षेत्रफल ज्ञात करना, तीसरी बात माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना। 3 चीजें हम लोग को ज्ञात करना। इतने चित्र से 3 चीज ज्ञात करना। एक बात और क्वेश्चन में दिया है क्या, यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो समांतर भुजा यही ना है, ई वाला दोनों के बीच की दूरी कितना दिला है बउआ? ई वाला 10 सेंटीमीटर। मतलब यह क्या हो गया, इसकी ऊंचाई। इसको यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। कहीं से लेंगे तो समांतर है तो 10 से ना होगा, तो ऊंचाई भी पता है हम लोग को कितना 10। तो अब देखिए बउआ, निकालना क्या है। पहला नंबर में परिमाप, 1 नंबर में क्या निकालना है, परिमाप। हम बताए हैं सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, यही ना। तब पहली एक भुजा की लंबाई कितना 12 प्लस इसके बगल वाले भुजा की लंबाई 10 प्लस नीचे वाले की लंबाई 20 प्लस इधर से साइड वाले की लंबाई 8। बउआ सबको जोड़ देंगे, 12 8 20 और 20 40 और 10 50 सेंटीमीटर हो गया। क्या चीज, इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक ठाक है। अब आगे कहा क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सुनिए, क्षेत्रफल के लिए हम आपको सूत्र बताए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और इंटू मतलब ब्रैकेट के अंदर में समांतर भुजाओं का योग, ये ना बताए। तो समांतर भुजा ये दूंगे ना, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना। तब 12 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा बउआ, 20 प्लस 12 और इंटू में कथी बताए हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई में कितना है, ऊंचाई 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब बनाएंगे इसको 1/2 गुना 12 और 20 जोड़ेंगे तो गुना 10 से काट देंगे 16 दहाइया 160 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का आंसर ठीक है। और एक चीज और पूछा है माध्यिका। तो माध्यिका निकालना आपको हम अभी सिखाए हैं, बता रहे थे तो कि दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर। तो अब हम सब लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर होगा, लिखेंगे क्या, 12 प्लस 20 बटा के नीचे 2। तो 12 20 कितना हो जाएगा, 32 बटा 2 तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बन गया। तीनों चीज बना कि नहीं बना, समझ में आ गया, सीख गए। चलिए नोट करिए।